मेरी नौकरानी रोज़ मुझे कहती, मालकिन आप नाइट ड्यूटी मत किया करें, आपके हिस्से की सज़ा मुझे भुगतनी पड़ती है। मुझे उसकी बातों की समझ न आई। एक दिन मेरी तबीयत ख़राब थी तो अपनी जगह किसी और की ड्यूटी देकर मैं अचानक जल्दी घर आ गई। मेरे कमरे से चीखने की आवाज़ आ रही थी। मेरे पति तो घर पर थे नहीं, लेकिन जब मैंने कमरा खोला तो सामने का मंज़र देखकर मेरी रूह काँप गई, क्योंकि कमरे में मेरी छोटी बेटी और वह नौकरानी थी। मैं कई दिनों से देख रही थी कि मेरी नौकरानी बार बार मेरे पास आती और कुछ कहे बिना ही पलट जाती थी। शायद वह मुझसे कोई बात कहना चाहती थी। जब मैंने उसे 3-4 बार ऐसा करते देखा तो एक दिन मैंने उससे पूछ ही लिया, नंदिनी सब ठीक तो है? क्या तुम्हें मुझसे कोई बात करनी है? मुझे लगा शायद उसे पैसों की ज़रूरत होगी, क्योंकि अक्सर गरीब लोगों की यही समस्या होती है। इसलिए मैंने उससे पूछ लिया, पैसों की ज़रूरत तो नहीं? नंदिनी कहने लगी, नहीं मैडम जी, मुझे पैसों की ज़रूरत नहीं है, बल्कि मैं तो आपसे कोई और बात करना चाहती थी। उसके चेहरे पर चिंता की लकीरें साफ दिखाई दे रही थी। मैंने उससे कहा, नंदिनी जल्दी बताओ, मुझे अस्पताल के लिए भी देर हो रही है। तो वह कहने लगी, मैं बस आपसे यही कहना चाहती हूँ कि आप नाइट शिफ्ट ना किया करें। मैंने चौंक कर और थोड़े गुस्से से उसे देखा कि उसकी यह बात कहने का क्या मतलब है। आखिर वह होती कौन थी मुझे यह सलाह देने वाली? मुझे गुस्से में देखकर वह कुछ कहे बिना ही जल्दी से वहाँ से चली गई थी। मैंने सोचा कि शायद मेरे जाने के बाद उसे घर के ज़्यादा काम करने पड़ते होंगे, इसलिए वह ऐसा कह रही है। मुझे वैसे भी काफ़ी दिनों से उसका व्यवहार कुछ बदला बदला सा लग रहा था, इसलिए मैंने सोचा कि मुझे उस पर नज़र रखनी चाहिए और पता लगाना चाहिए कि उसके दिमाग में चल क्या रहा है। खैर, उस दिन मैं अस्पताल चली आई। वैसे तो मैं दिन की ड्यूटी ही क्या करती थी, लेकिन पिछले 2.5 साल से मैं नाइट शिफ्ट कर रही थी। मुझे इसमें इसलिए भी कोई समस्या नहीं होती थी क्योंकि अब तो मेरे बच्चे बड़े हो गए थे, और वैसे भी नंदिनी को पूरे समय के लिए रखा हुआ था कि वह दिन रात हमारे ही घर में रहे। शाम को तो मेरे पति भी घर पर आ जाते थे, तो इसलिए मुझे कोई चिंता नहीं रहती थी। इसलिए पिछले कुछ दिनों से नंदिनी के बारे में मुझे अजीबोगरीब से ख्याल आने लगे कि कहीं वह मेरी पीठ पीछे कुछ गलत ना कर रही हो। अक्सर मैं अपने साथ की औरतों की बातें सुनती थी कि ऐसे ही कोई औरत अपने घर को अपनी नौकरानी के हवाले छोड़कर नौकरी करती थी, तो उसके पति ने उसकी नौकरानी से ही अफेयर चला लिया और छुपकर उससे शादी भी कर ली। जब से मैंने यह खबर सुनी थी, मुझे तो किसी भी पल चैन नहीं मिल रहा था। एक तरफ तो मुझे अपने पति पर पूरा विश्वास था कि वह मेरे साथ ऐसा विश्वासघात नहीं कर सकते, और मुझे उस नौकरानी पर भी विश्वास था क्योंकि वह एक बहुत ही शरीफ घर की औरत थी और वह खुद भी शरीफ थी। लेकिन फिर भी मैंने सोचा कि किसी को बदलते हुए देर ही कितनी लगती है। मैंने अपने पति और नौकरानी पर नज़र रखने का फैसला कर लिया। मैं सुबह देर तक सोई रहती थी, इसलिए मेरे पति नंदिनी के हाथ का ही नाश्ता करके चले जाते थे। मैंने सोचा कि मुझे खुद उठकर उन्हें नाश्ता बनाकर देना चाहिए, लेकिन सारी रात ड्यूटी करने के बाद मैं इतना थक जाती थी कि जब मैं सुबह 6 से 8 बजे लौटकर घर आती तो गहरी नींद में सो जाती थी और फिर उठने का मन ही नहीं करता था। 6 बजे की सोई मैं दोपहर 2-2:30 बजे उठा करती थी। लंच करने के बाद मैं अपने प्राइवेट क्लिनिक पर बैठ जाया करती थी, क्योंकि अस्पताल की नौकरी के अलावा मैंने एक प्राइवेट क्लिनिक भी बना रखा था, जिसमें मैं गरीब लोगों का 10 रुपये स्टाफ फीस लेकर और अपनी तरफ से मुफ्त में इलाज किया करती थी। क्लिनिक से आने के बाद शाम की चाय पीने के बाद मैं अस्पताल चली जाया करती थी। कभी कभी मेरे पति मुझसे शिकायत भी करते कि मरनाल, तुमने तो अपनी ज़िंदगी को इतना व्यस्त कर लिया है कि उसमें मेरे लिए समय ही नहीं है। आखिर मुझे भी तुम्हारी ज़रूरत महसूस होती है। लेकिन मेरे पति बहुत ही अच्छे थे। मैं उन्हें बहुत जल्दी मना लिया करती थी और वह भी मेरी बात को आसानी से समझ जाया करते थे। ज़िंदगी की यही रूटीन चल रही थी। कुछ दिन तो यूं ही सुकून से गुजर गए। मुझे ऐसा कोई भी बात नज़र नहीं आई तो मैं भी तसल्ली और सुकून से हो गई। लेकिन नंदिनी एक दिन मेरे पास आई और कहने लगी, मैडम जी, अगर आप मेरी बात माने तो आप अपनी ड्यूटी दिन के समय में करवा ले। आपके जाने के बाद आपके किए की सज़ा मुझे भुगतनी पड़ती है। इस बार वह बहुत गुस्से से कह रही थी और अपनी बात ख़त्म करके वहाँ से जा चुकी थी।
उसकी बात सुनकर मैं तो हैरान रह गई कि मेरे हिस्से की सज़ा का क्या मतलब था। कहीं वह मेरे हिस्से का समय मेरे पति के साथ तो नहीं गुजार रही थी। यह सोचते ही मेरे कदमों तले से ज़मीन जैसे खिसक गई थी। मेरा विश्वास जो मेरे पति के ऊपर था वह डगमगाने लगा था। लेकिन फिर मैंने सोचा कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। वह बस ऐसे ही कह रही होगी, लेकिन फिर भी मुझे जानना तो चाहिए कि आखिर उसका इस बार बार की ज़िद के पीछे आखिरी मकसद क्या था कि मैं नाइट शिफ्ट करूं ना करूं, दिन की ड्यूटी करवा लूं। मैं एक डॉक्टर थी और मैंने सारी ज़िंदगी ईमानदारी से काम किया था। अस्पताल वाले जो भी ड्यूटी लगाते मैं खुशी से उसे स्वीकार करती थी और पूरी लगन से उसको निभाती भी थी। अभी भी नाइट शिफ्ट के लिए बात कर रखी थी कि मैं नाइट ड्यूटी कर लूँगी, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। और अब मैं इसे अचानक से छोड़ नहीं सकती थी। मेरी बात की वैल्यू ख़राब हो जाती। इतने सालों से मैं मेहनत और पूरी लगन से काम कर रही थी और कभी मैं अपनी बात से नहीं मुकरी थी। पूरे स्टाफ को मेरे ऊपर बहुत ज़्यादा भरोसा था, लेकिन मैं इस तरह अपने घर को तोड़ना भी नहीं चाहती थी। मैंने सोचा कि कुछ तो करना ही होगा। नंदिनी मेरे घर पर पिछले 1 साल से नौकरी कर रही थी और इतने अरसे के दौरान ना तो उससे मुझे कोई शिकायत हुई थी और ना ही मुझे उससे। वह एक विधवा औरत थी जिसके 3 बच्चे थे जिनको पालने की खातिर वह मेरे घर पर नौकरी करती थी। मैंने उसे नौकरी के पहले दिन ही कह दिया था कि तुम्हें 24 घंटे के लिए यहीं पर रहना होगा। उसके बच्चों की चिंता नहीं थी क्योंकि उसके बच्चों की देखभाल करने के लिए उसके सास ससुर थे और वह गाँव में रहते थे। वह अकेली ही हमारे घर पर रहती थी। जो भी तनख्वाह उसे मिलती थी वह अपने गांव अपने बच्चों की देखभाल के लिए भेज दिया करती थी। हालांकि मैंने उसे कई बार कहा भी था कि अगर तुम चाहो तो अपने बच्चों को भी यहाँ पर बुला सकती हो, जहाँ तुम रहती हो वहाँ पर तुम्हारे बच्चे भी रह लेंगे। मगर ना जाने क्या बात थी कि वह मना कर देती थी। उसके साथ समय बहुत अच्छा गुजर रहा था। आज तक उसने कभी किसी की शिकायत नहीं की थी, लेकिन अब पिछले कुछ दिनों से मैं देख रही थी कि उसका व्यवहार अजीब तरह का हो गया था। वह बस हर वक्त मुझसे एक ही बात करती थी कि मैडम जी, अपनी ड्यूटी दिन के समय करवा ले, रात को घर पर रहा करो। मुझे कुछ समझ नहीं आती थी आखिर रात को ऐसा घर पर क्या होता है जिसकी वजह से वह इतना घबराकर मुझे यह बात कहती थी। एक दिन ऐसा हुआ कि मैं ड्यूटी पर थी कि अचानक एक नर्स मुझे आकर कहने लगी कि कोई औरत है, बड़ी दूर से आपसे मिलना ही है। मैंने पूछा वह कोई मरीज़ है, क्योंकि इस वक्त मेरी ड्यूटी इमरजेंसी में थी। तो वह कहने लगी नहीं, वह आपकी कोई रिश्तेदार है। मैं हैरान होते हुए बाहर आई कि मेरी कौन सी रिश्तेदार इस वक्त मुझसे मिलने अस्पताल आ सकती है। मैं बाहर गई तो एक अनजान औरत को सामने खड़ा पाया। मैंने हैरत के मारे देखकर पूछा, आप कौन हैं और मुझसे क्यों मिलना चाहती हैं? तो वह कहने लगी, क्या आप ही डॉक्टर मृणाल है? मैंने कहा, जी हाँ, मैं ही हूँ, डॉक्टर मृणाल हूँ। मेरी बात सुनकर उसने एकदम से मोबाइल का कैमरा निकाला और मेरी तस्वीर खींचकर अचानक से भाग गई। मुझे तो कुछ पल के लिए समझ नहीं आया कि मेरे साथ हुआ क्या, और जब तक मैं समझती वह मुझसे दूर भाग चुकी थी। मैं जल्दी से उसके पीछे भागी कि उससे पूछ सकूं कि उसने मेरी तस्वीर क्यों खींची है और आखिर वह है कौन। लेकिन वह बहुत तेज़ी से भागती हुई मुझसे बहुत दूर जा चुकी थी। मैं परेशान होती हुई वापस आ गई और सोचने लगी, हे भगवान, यह मेरे साथ क्या चल रहा है? कौन थी वह औरत और यहाँ क्यों आई थी? पता नहीं क्यों मुझे बहुत बड़ी गड़बड़ का अंदेशा हो रहा था, जैसे कुछ बुरा होने वाला हो। मेरी अंतरात्मा बार बार मुझे इशारे दे रही थी कि शायद मेरी ज़िंदगी में कुछ तो बहुत गलत होने वाला है। मैं यह बात जानती थी कि मैं अपने घर वालों और अपने पति को बहुत ज़्यादा नज़रअंदाज कर रही हूँ, क्योंकि रात को ड्यूटी बहुत थका देने वाली होती है और सुबह तक मैं देर से उठती थी। जब मैं सोकर उठी तब तक मेरे पति ऑफिस के लिए निकल चुके होते थे और जब रात को मुझे ड्यूटी पर जाना होता था तब तक वह ऑफिस से आते ही नहीं थे। अजीब सी ज़िंदगी हो गई थी। काफ़ी दिनों से मेरे पति से तो मेरी बातचीत ही नहीं हो पा रही थी। मुझे इस बात का एहसास हुआ तो मैंने फ़ौरन अपना मोबाइल निकाला
और अपने पति को कॉल करने लगी। मैंने सोचा कम से कम फ़ोन पर ही बात कर लूँ, लेकिन मेरे पति मेरा फ़ोन नहीं उठा रहे थे। फिर मैंने उनके ऑफिस के नंबर पर कॉल की तो उनकी सेक्रेटरी ने बताया कि वह तो पिछले कई दिनों से ऑफिस ही नहीं आ रहे। सेक्रेटरी की बात सुनकर तो मैं हैरान रह गई थी। मुझे तो कुछ खबर ही नहीं थी कि वह अपने ऑफिस जा भी रहे हैं या नहीं। लेकिन परेशानी वाली बात तो यह थी कि वह रोज़ाना घर से ऑफिस के लिए निकलते थे, फिर ऐसे कैसे वह कहीं जा सकते हैं। अगले दिन मैंने सोचा कि मैं छुट्टी कर लेती हूँ। जब मैंने यह बात घर में बताई तो सब बहुत खुश हुए। ख़ास तौर पर मेरी नौकरानी नंदिनी के चेहरे पर तो सच्ची खुशी के हाव भाव नज़र आ रहे थे। रात का खाना खाकर फ्री हुई तो मैं ऐसे ही टहलने के लिए बाहर आ गई तो मैंने देखा नंदिनी किसी से फ़ोन पर बात कर रही थी और वह किसी को बता रही थी कि मैडम जी आज घर पर ही हैं। शुक्र है कि आज मेरी जान छूट गई, वरना तो उनके हिस्से की सज़ा भुगत के शायद मेरा दम ही निकल जाता। जब मैं उसके करीब गई तो उसने जल्दी से घबराकर फ़ोन काट दिया और जब मैंने उससे पूछा कि किससे बात कर रही हो तो कहने लगी किसी से भी नहीं, बस अपनी सासू जी से अपने बच्चों का हालचाल पूछ रही थी। मुझे अब नंदिनी के बारे में शक हो चुका था। यह कोई तो खिचड़ी ज़रूर पका रही है या फिर मुझसे कोई बड़ी बात छुपा रही है। कहीं ऐसा तो नहीं यह किसी गलत काम में पड़ गई हो। मैंने सोचा कि आज घर पर रहकर देख लेती हूँ कि आखिर यहाँ पर ऐसा होता क्या है, लेकिन मुझे तो कुछ भी ऐसा गलत महसूस नहीं हुआ। सब लोग बड़े आराम से सोए रहे। मेरा पति मेरी छुट्टी का सुनकर बहुत खुश हुआ था। कहने लगा कि कितना टाइम हो गया है, हमें एक साथ टाइम स्पेंड करने का मौका ही नहीं मिला। मैं भी सोचने लगी क्या यह वाकई खुश है या खुश रहने का दिखावा या फिर नाटक कर रहा है। मैं उसे ढूंढती हुई नज़रों से देख रही थी, कहीं ऐसा तो नहीं कि मेरे घर से जाने के बाद उसका और मेरी नौकरानी का कुछ चक्कर चलता हो, इसलिए वह मुझे कहती हो कि आप घर पर ही रहा करो। मेरी एक बेटी और एक बेटा था। बेटी कॉलेज में पढ़ती थी, बेटा छोटा था और वह स्कूल जाता था। इस घर में हम बस 4 ही लोग थे और मेरा ख्याल था इतने सारे लोगों के लिए सिर्फ एक ही नौकरानी काफ़ी है। इसलिए मैंने कभी नंदिनी के अलावा किसी और को रखने के बारे में सोचा ही नहीं। और अगर 1-2 बार मैंने अपने घरवालों से पूछा भी कि कोई और नौकरानी रख लूँ तो सबने नंदिनी की बहुत तारीफ़ करते हुए कहा था कि उसके होते हुए उन्हें कोई परेशानी नहीं, तो फिर क्या ज़रूरत है कोई दूसरी नौकरानी रखने की। तो मैं भी सुकून से हो गई थी। पिछले कुछ दिनों से मैं देख रही थी कि नंदिनी और मेरी बेटी दीपिका आपस में कुछ ज़्यादा ही प्यार से रहने लगे थे। दीपिका हर वक्त नंदिनी के आसपास रहती, कभी उसकी कमर में बाहें डाले खड़ी होती, कभी उसके गाल पर प्यार कर रही होती। मुझे यह देखकर बहुत अजीब लगता था। आखिर वह नंदिनी को इतना प्यार क्यों करने लगी थी। मैं यह भी देख रही थी कि दीपिका तो नंदिनी के करीब जाने की कोशिश करती थी, उससे प्यार करने की कोशिश करती थी, लेकिन नंदिनी उससे दूर भागती थी। खैर, उस दिन मैंने पूरा दिन और पूरी रात घर पर रहकर देख लिया था। मैं अस्पताल भी नहीं गई थी और क्लिनिक पर भी नहीं बैठी थी। मुझे कुछ भी असामान्य दिखाई नहीं दिया था, सिवाय इसके कि मेरी बेटी दीपिका नंदिनी के कुछ ज़्यादा ही करीब होने की कोशिश कर रही थी। लेकिन मैंने इस बात को नज़रअंदाज कर दिया कि हो सकता है मैं तो घर पर रहती नहीं हूँ, सिर्फ नंदिनी ही घर पर होती है, तो नंदिनी से उसका दिल लग गया होगा और कोई बात नहीं थी। खैर, मैंने घर पर रहकर देख लिया था, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था। मैं अंदर ही अंदर अब चिढ़ गई थी। मैंने सोचा पता नहीं नंदिनी के ड्रामे कब ख़त्म होंगे। मैं यही सोचकर अगले दिन दोबारा से अपने रूटीन के अनुसार अपनी नाइट ड्यूटी शुरू कर ली। 2 दिन के बाद की ही बात है। मैं सुबह जल्दी उठ गई थी क्योंकि शाम में मुझे अपनी एक सहेली की बर्थडे पार्टी में जाना था, तो मैंने सोचा कि उसके लिए कोई गिफ्ट लेकर आती हूँ। मैं यही सोचकर बाज़ार गई। वहाँ मुझे एक जगह पर रुकना पड़ा क्योंकि सामने के मंज़र ने मुझे एकदम पत्थर का बना दिया था, क्योंकि मेरा पति एक अस्पताल के अंदर जा रहा था। भला उसे अस्पताल जाने की क्या ज़रूरत थी, वह तो एकदम अच्छा भला था, उसे कोई भी तकलीफ़ नहीं थी। मैं भी उसके पीछे पीछे अस्पताल चली गई। मैंने देखा वह एक कमरे के अंदर चला गया। मैंने खिड़की से अंदर झांक कर देखा तो वह एक औरत को कुछ पैसे दे रहा था।
उस औरत को मैं पहचान नहीं पा रही थी क्योंकि उस औरत की मेरी तरफ पीठ थी। उस औरत को पैसे देने के बाद और उससे हाथ मिलाकर मेरा पति जल्दी से बाहर चला गया। उसके बाद उस औरत ने किसी को फ़ोन किया और थोड़ी देर बाद जो औरत आई उसे देखकर मैं आंखें झपकना भूल गई थी। वह औरत कोई और नहीं बल्कि नंदिनी ही थी। उस औरत ने नंदिनी को कुछ पैसे दिए। नंदिनी ने उसका धन्यवाद किया और वहाँ से चली गई। आखिर यह चक्कर क्या था, मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। मेरे पति ने पहले उस अनजान औरत को पैसे दिए, फिर उस अनजान औरत ने मेरे पति के दिए हुए पैसों में से कुछ पैसे नंदिनी को दे दिए। आखिर यह सब चक्कर क्या था? और जब उस औरत ने मेरी तरफ चेहरा घुमाया तो मैं दंग रह गई, क्योंकि मैं उस औरत को कैसे भूल सकती थी। इतने दिन गुजर जाने के बावजूद उसका चेहरा मेरे दिमाग में फिट हो गया था। यह तो वही औरत थी जिसे उस दिन मेरी तस्वीर ली थी और भाग गई थी। इसका मेरे पति के साथ आखिर क्या संबंध है? मैंने सोचा कि मैं अभी जाकर इससे पूछ लेती हूँ, लेकिन इससे पहले ही उस औरत के पास कोई और दूसरा आदमी आया। एक दूसरे से हाथ मिलाते हुए वहाँ से चले गए। यह सब देखकर अब तो मुझे पक्का विश्वास हो गया था, ज़रूर मेरे खिलाफ कोई गहरी साजिश की जा रही थी और इसमें मेरा पति और मेरी नौकरानी नंदिनी भी शामिल थे। मैंने फैसला कर लिया था, आज मैं इन दोनों को रंगे हाथों पकड़कर ही रहूँगी। रात को जब मैं नाइट ड्यूटी के लिए जाने लगी तो उस समय तक मेरे पति भी घर पर आ चुके थे और मुझे कहने लगे, मैं भी तुम्हारे साथ ही निकलता हूँ, मुझे एक ज़रूरी काम से शहर से बाहर जाना है। मैं परेशान हो गई कि अगर यह भी घर से बाहर रहेंगे तो फिर मैं इन्हें रंगे हाथों कैसे पकड़ूंगी। लेकिन फिर मैंने सोचा कि चलो कोई नहीं, आज नहीं तो फिर किसी और दिन मैं हकीकत मालूम करके ही रहूँगी। अस्पताल में भी मैं अपने ख्यालों में ही खोई रही। सोच सोचकर मेरा दिमाग फटने लगा, मेरे सर में तेज़ दर्द होने लगा। सर्जन डॉक्टर राउंड पर आए तो मेरी ख़राब तबीयत देखकर कहने लगे, मेरा ख्याल है कि आप नाइट ड्यूटी नहीं दे सकेंगे, आपको घर चले जाना चाहिए। सर में इतनी तेज़ दर्द था कि मुझे भी लग रहा था कि मैं यहाँ अब और ज़्यादा नहीं रह सकती, वरना मेरी तबीयत और ज़्यादा बिगड़ जाएगी। मैंने अपनी जगह किसी दूसरी डॉक्टर को ड्यूटी दी और बताए बिना घर चली आई। आज से पहले मैं कभी यूँ अचानक रात के समय घर पर नहीं आई थी। दरवाज़ा बंद था। मैंने सोचा उन लोगों को जगाने से अच्छा है मैं खुद ही अपने पास रखी हुई चाबी से दरवाज़ा खोल लूँ। अंदर दाखिल होते ही मुझे अंदाज़ा हो गया शायद मेरे पति अभी तक घर वापस नहीं लौटे थे, क्योंकि उनकी गाड़ी वहाँ पर नहीं थी। मैं चुपचाप कमरे की तरफ बढ़ने ही वाली थी कि तभी अचानक मुझे चीख की आवाज़ सुनाई दी। आवाज़ ऊपर से आ रही थी। मैं भागते हुए ऊपर गई तो चीख की आवाज़ अभी भी मेरी छोटी बेटी के कमरे से आ रही थी। मैंने आगे बढ़कर दरवाज़ा खोला। एकदम से दरवाज़ा खुला। सामने का दृश्य देखकर तो मेरी खुद की चीखें निकल गई, क्योंकि वह दृश्य ही ऐसा था जिसने मुझे हिलाकर रख दिया था। मैंने देखा कि मेरी बेटी मेरी नौकरानी को बुरी तरह से पीट रही थी और वह चीख की आवाज़ भी मेरी नौकरानी नंदिनी की ही थी। मैं जल्दी से आगे बढ़कर उसे हटाया तो वह भी मुझे देखकर परेशान हो गई। नंदिनी जल्दी से मुझे देखकर मेरे पास आई और मेरे पीछे छुप गई। कहने लगी, मैं इसलिए तो आपको कहती थी कि आप नाइट शिफ्ट ना किया करें, क्योंकि फिर आपके जाने के बाद मेरे साथ ऐसा ही होता है और यह आज से नहीं बल्कि कई महीनों से हो रहा है। मैंने अपनी बेटी को गुस्से से देखते हुए पूछा कि आखिर तुम नंदिनी को क्यों मार रही हो? आखिर उसने ऐसा क्या किया है जो तुम उसे इतनी बुरी तरीके से पीट रही थी? तो मेरी बेटी ने आगे बढ़कर मुझे भी एक जोर का धक्का दिया। कहने लगी, आप हम माँ बेटी के बीच में मत बोलिए, आप जो भी हैं यहाँ से चले जाएं। उसकी हालत अजीब सी हो रही थी। मैं फटी फटी आंखों से अपनी बेटी को देख रही थी। वह यह क्या अनाप शनाप बोले जा रही थी। मैंने कहा, यह तुम क्या कह रही हो दीपिका? मैं तुम्हारी माँ हूँ, यह तुम्हारी माँ नहीं है। मुझे लग रहा था जैसे वह अपने होशो हवास में नहीं है। दूसरी तरफ नंदिनी बहुत बुरी तरह से डरी हुई थी। उधर दीपिका का हालत भी ख़राब होने लगी थी। वह गुस्से के मारे कमरे का सामान इधर उधर फेंकने लगी थी। मुझे लगा कि कहीं वह अपने आप को नुकसान न पहुंचा ले। मैंने जल्दी से अपने साथ लाए बैग में से नींद का इंजेक्शन निकाला और दीपिका को लगा दिया।
वह अब सुकून से बेड पर लेटी हुई सो रही थी और मैं यह सब देखकर उसकी बातों को सुनकर बहुत ज़्यादा परेशान हो चुकी थी। नंदिनी अलग डरी डरी सी खड़ी हुई थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर यह सब क्या हो रहा था। मैंने नंदिनी से पूछा कि यह सब क्या है और कब से हो रहा है और तुमने मुझे बताया क्यों नहीं। तो वह कहने लगी कि आप मेरे साथ आए, मैं आपको सब कुछ बताती हूँ। मैं अपनी बेटी को देखकर परेशान हो रही थी कि आखिर उसे क्या हो गया है, वह मुझे पहचानने से इनकार क्यों कर रही है। नंदिनी कमरे से निकलकर नीचे की तरफ ऐसे भाग आई थी जैसे 1 मिनट भी यहाँ पर रुकी तो कहीं वह उसे फिर से ना पकड़ ले। मैं भी परेशान होती हुई नीचे आ गई तो वह कहने लगी कि यह सब कुछ जो भी आपने देखा है वह आपकी वजह से ही हो रहा है। मैंने कितनी बार आपको कहा कि आप नाइट शिफ्ट ना किया करें, आप रात को घर पर रहा करें, मगर आप तो कुछ सुनने को तैयार ही नहीं थी। आप याद करें कि आपने आखिरी बार कब बच्चों के साथ बैठकर उन्हें प्यार किया था या उनके दिल की कोई बात सुनी थी। उसकी बात सुनकर एक पल के लिए मैं चुप हो गई क्योंकि वह सच कह रही थी। मुझे बचपन से ही डॉक्टर बनने की बहुत इच्छा और शौक था, इसलिए मैंने बहुत मुश्किलों के बाद अपने इस शौक को पूरा किया था। मेरे पति बहुत अच्छे थे और मेरे इस शौक के बारे में अच्छी तरह जानते थे, इसलिए उन्होंने शादी के बाद भी मुझे पढ़ने से नहीं रोका और बच्चे होने के बाद उन्होंने मुझे नौकरी करने की भी परमिशन दे दी और शुरू से ही मेरे बच्चे नौकरों ने पाले थे। मैं भी अपनी पूरी कोशिश करती थी कि अपने बच्चों को समय दे सकूं, लेकिन एक डॉक्टर होने के नाते मेरी बहुत ज़्यादा जिम्मेदारियां होती थी और मेरा ज़्यादातर समय अस्पताल में ही गुजरता था। लेकिन उसके बावजूद मैंने हमेशा कोशिश की थी कि अपने बच्चों को एक अच्छी परवरिश और उन्हें अच्छी शिक्षा दे सकूं। हालांकि मैं उन्हें ज़्यादा समय नहीं दे पाती, मगर इसका मतलब यह तो नहीं कि मैं उन पर ध्यान नहीं देती थी और उनसे प्यार नहीं करती थी। नंदिनी कहने लगी कि आपके व्यवहार से दीपिका धीरे धीरे डिप्रेशन का शिकार होने लगी थी। उसे माँ बाप के प्यार की सख्त ज़रूरत थी जो उसे नहीं मिल पा रहा था क्योंकि उसके माँ बाप के पास उसके लिए समय नहीं था। वह छोटी है, कॉलेज में गलत संगत में पढ़कर गलत आदतों का शिकार हो गई है। उसे माँ के प्यार की ज़रूरत थी जो उसे नहीं मिली, तो वह दिमागी मरीज़ बन गई। वह अपने अंदर की फ्रस्ट्रेशन और गुस्सा मुझे मार पीट कर निकालती है। उस समय उसे लगता है कि मैं उसकी माँ हूँ और वह क्योंकि आपसे कोई भी शिकवा नहीं कर पाई, आपको कुछ नहीं कह पाई, इसलिए वह मुझे अपनी माँ समझते हुए मुझ पर अपना गुस्सा निकालती है। और जब सुबह होती है तो वह मुझसे ना सिर्फ माफ़ी मांगती है बल्कि मुझे बहुत सारे पैसे भी देती है ताकि मैं आपको कुछ ना बताऊं। मैडम जी, मैं गरीब हूँ, बच्चों का और सास ससुर का पेट मैं अकेली पालती हूँ क्योंकि मेरे पति उनके इकलौते बेटे थे, उनके अलावा और कोई भी नहीं, ना देवर ना ननंद। इसलिए जब से मेरे पति इस दुनिया से गए हैं मैं ही उन दोनों की देखभाल करती हूँ। खैर, रात को जो मारपीट और तकलीफ़ मैं सहती थी, सुबह जब आपकी बेटी मुझे पैसे देती है तो मैं भूल जाती थी कि रात को मैंने क्या तकलीफ़ सही थी। एक बार दिन में जब दीपिका मुझसे माफ़ी मांग रही थी और वह मुझे पैसे देने लगी तो मैंने दीपिका से कहा, दीपिका तुम मेरे ऊपर बहुत जुल्म करती हो, मुझे तुम्हारे पैसे नहीं चाहिए। मैं तुम्हारी माँ को तुम्हारी सारी बातें बता दूंगी, तुम पागल हो और तुम्हें तुम्हारी माँ पागल खाने में डाल देगी, तब तुम्हारी अकल ठिकाने आएगी। पागल खाने का नाम सुनकर दीपिका डर गई और उसी डर में उसने मुझे धमकाना शुरू कर दिया कि अगर तुमने मेरी माँ को कुछ भी बताया तो मैं तुम्हारी जान भी ले लूँगी। दीपिका दिमागी मरीज थी, धीरे धीरे उस पर पागलपन के दौरे भी पड़ने लगे थे, इसलिए मैं डर गई और आपको कुछ बता भी नहीं पा रही थी। आपको सारी बात तो नहीं बता सकती थी, लेकिन आपको यही कहती थी कि आप घर पर रहा करें। मैंने नंदिनी से पूछा, नंदिनी यह सब कब से हो रहा है? नंदिनी ने मुझे बताया कि मैडम जी यह पिछले 1 साल से चल रहा है। दीपिका का व्यवहार मेरे प्रति कभी आग तो कभी पानी की तरह होता है। कभी कभी लाड़ और प्यार से जिद करती है तो कभी कभी अपना सारा गुस्सा मेरे ऊपर निकाल देती है, तो कभी सारी रात मुझे अपनी मनपसंद खाने बनवाकर मेरे हाथों से खाने की जिद करती है। वह सब कुछ जो एक बेटी अपनी माँ से चाहती है वह मुझसे कहती थी कि मैं उसकी माँ बनने का नाटक करूं, उसे वह सब खुशियाँ दूं जो एक माँ अपने बच्चों को देती है। और जब मैं उसकी ज़िद पूरी करने से मना कर देती
तो वह उस गुस्से से पागल हो जाती और मुझे पीटने लगती थी। नंदिनी की बातें सुनकर मुझे अब समझ आया कि नंदिनी क्यों कहती थी कि मैडम जी, आपके हिस्से की सज़ा मुझे भुगतनी पड़ती है, क्योंकि शायद वह सारा गुस्सा मेरे लिए होता था जो मेरी बेटी नंदिनी पर निकाल देती थी। मैं तो कभी सोच भी नहीं सकती थी कि मेरे बच्चों के साथ यह सब चल रहा होगा, लेकिन मेरे पति का उस दिन उस औरत से मिलने का क्या प्लान था जिसने मेरी तस्वीर खींची थी, और यह सब नंदिनी के अलावा और कोई नहीं बता सकता था। मैंने फौरन उससे पूछा तो वह कहने लगी, मैडम जी, आप तो मेरी कोई भी बात सुनने को तैयार ही नहीं थी। तो मैंने आपकी बेटी की जो भी हालत थी वह आपके पति को बता दी। उन्होंने एक डॉक्टर से बात की और अपनी बेटी की पूरी हालत के बारे में उस डॉक्टर को बताया, और डॉक्टर से विनती भी की कि किसी तरह मेरी बेटी को ठीक कर दे। आपके पति नहीं चाहते थे कि आपको इस सारे मामले के बारे में पता चले और आप चिंता करें। वह औरत वही डॉक्टर थी। आपके पति ने उस डॉक्टर से हाथ जोड़कर विनती की थी कि मेरी पत्नी को इस बारे में कुछ नहीं पता चलना चाहिए। वह भी एक डॉक्टर है और दिन रात लोगों की सेवा करती है। मैं चाहती हूँ कि मेरी पत्नी यह सब कुछ जानने से पहले ही मेरी बेटी ठीक हो जाए। उस डॉक्टर ने आपके हॉस्पिटल का एड्रेस ले लिया था और उस दिन भी आपके पति उस डॉक्टर को उसकी फ़ीस दे रहे थे। मैं डॉक्टर की मदद कर रही थी। वह जब भी मुझे अपने क्लिनिक बुलाती मैं चली जाती थी और वह मुझे आपकी बेटी के बारे में सवाल जवाब करती थी, इसलिए उसने उस दिन मुझे भी कुछ पैसे दिए थे। उस दिन आपने हमें देख लिया होगा। एक दिन उस डॉक्टर ने मुझे बताया था कि मैंने तुम्हारी मालकिन की कुछ तस्वीरें ली हैं। मुझे हैरत हुई। मैंने उस डॉक्टर से पूछा कि आपने मेरी मालकिन की तस्वीर क्यों ली है, तो वह डॉक्टर कहने लगी, इसलिए ताकि मैं तुम्हारी मालकिन को शक में डालना चाहती थी। अब वह शक में पड़ गई है तो वह अब अपने घर पर ध्यान देंगी। और दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी, और अगर कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और हाँ, बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले।